हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का आज के इस नई वीडियो में दिल से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, जो राइट है उनको हम समझते हैं। लिखा हुआ है कि रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स upon the concentration of reactants are called zero order reaction। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता, वे शून्य घाती अभिक्रियाएं या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, या फिर उन अभिक्रियाओं को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। पूरी बात को आगे और समझेंगे रेट लॉ के द्वारा। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसी बात को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि राइट करना हो तो, इन दीज रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यानी कि इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। इसी चीज़ को अपन रेट लॉ के द्वारा समझना चाहे, या फिर आप देखो कि कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है बेटा, जिसमें रिएक्टेंट ए से बन रहा है कोई प्रोडक्ट, अब यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने एक संबंध, एक रिलेशन पढ़ा था, किसमें, जो रिएक्शन के जो भी पार्ट्स है रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, और उनकी जो कोफिशिएंट्स है साथ में जो भी लगे होते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उनके बीच और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको लिखना चाहे तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा इधर -1/1 dA/dt। इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर दूसरी बात और देखिए, उसके बाद जब अपन रेट लॉ में आए तो रेट लॉ में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल होगा, ये होगा, या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। और क्योंकि ये रिएक्शन हम पहले से मान रहे हैं कि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा पावर 0, और इस साइन को मैं रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर एक कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा k0, और आगे यहाँ पर हो जाएगा a⁴। इस इक्वेशन को वी कैन से इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों में जो LHS के पार्ट्स है वो इक्वल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों रिएक्शंस को इक्वल करके रखते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ यहाँ पे कि बाई इक्वेशन 1 और 2। तो 1 और 2 इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो माइनस का dA/dt ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बेटा k0 और a⁴ नोट या a⁴ 0। अब यहाँ पर देखो, इधर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने पास सिर्फ बच रहा है माइनस का dA/dt और यहाँ पर बच रहा है k0। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, dt को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का dA इज इक्वल हो जाएगा k0 dt। और पूरी इक्वेशन को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस का साइन यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, dA इक्वल होगा माइनस का k0 dt। इस इक्वेशन को अपन बेटा 3 नंबर इक्वेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, दोनों तरफ का, LHS का भी और RHS का भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, समाकलन कर रहा हूँ। आइए देखते हैं समाकलन कैसे करना है इसका। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो dA का, तो A का मतलब जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कंसंट्रेशन होती है यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, वहाँ से लेकर जिस टाइम अपन स्टडी कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी स्टेडी स्टेट जो ट्रीटमेंट अपन सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन होगा A0 से A तक, यानी जहाँ पर भी रिएक्शन पहुँच चुकी है, अब जब अपन स्टडी कर रहे हैं, यानी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच रही है वहाँ तक,
यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से लेके रिमेनिंग कंसंट्रेशन के बीच इसका अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन या समाकलन कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखो माइनस का, यहाँ पर तो देखो ये हो ही गया ना के नॉट, और डी टी का अपन करना चाहे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? टाइम 0 सेकेंड था तब से लेके अभी जितना टाइम हो चुका है टी वहाँ तक। ओके, अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए और ए नोट से ए के बीच तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? के नोट है वो आउट हो चुका है, बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक कोफिशिएंट है, और यहाँ पर टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी जो है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके टी तक। यहाँ पर देखो इसको अपन ओपन करेंगे ना तो क्या आएगा? ओपन करेंगे तो आएगा यहाँ पर एक सेकेंड, ए माइनस का ए नोट, और ये इक्वल होगा अपने माइनस का के और टी। ओके, इसको आप दे दीजिए, यहाँ पर देखो इसको आप दे रहे थे 4 नंबर इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ओके, मैं इस माइनस का ए नोट को इधर ला रहा हूँ ना, तो फिर क्या हो रहा है? देखो ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, देखो इधर ये प्लस का हो जाएगा इधर, तो ए नोट माइनस का के टी, ए नोट माइनस का के टी। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन अपने पास चल के आ रही, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 6। पहले आप इतना राइट कीजिए डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अपन आगे की प्रोसेस जो है उसको देखते हैं। और यहाँ पर देखो कौन सी चीज़, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करा इधर लिखिए, क्या अपन देखो इधर लिखते हैं, यहाँ पर ए नोट का मतलब है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी टाइम के ऊपर जो कितनी कंसंट्रेशन है ना वो, और यहाँ पर हो जाएगा टी, हो ही गया ना टी का मतलब हो जाएगा टाइम जिसके ऊपर अपन ये रिएक्शन जो है वो स्टडी करे, और तो कोई चीज़ है नहीं। हाँ, के हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। ओके, ये पूरी की पूरी बातें आपने यहाँ पर देखी। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं ग्राफ अपन को क्या बोल रहा है। अपने पास है यहाँ पर एक ग्राफ में ये एक्सिस इधर टी को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर रिप्रेजेंट है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, ग्राफ है इस प्रकार से ग्राफ आएगा, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, जिसको ए नोट से अपन बोल रहे थे, प्रारंभ में सबसे ज़्यादा ही होती है ना कंसंट्रेशन इस टाइम। तो इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप किसकी इक्वल होगी? स्लोप का मतलब होता है देखो डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए किसी भी टाइम, स्लोप या ढाल का मतलब क्या होता है? जैसे मैक्सिमम ढाल अपन किसी भी जगह देखना चाहे तो वो कितना होता है? मैक्सिमम ढाल अपन किसी भी जगह देखना चाहिए तो वो होता है देखो चेंज, यानी सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ पर हो रहा है, या फिर चेंज की बात अपन करते हैं तो इस एक्सिस का चेंज और इस एक्सिस का चेंज, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और टेन थीटा का मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस। तो यहाँ पर चेंज हो गया कंसंट्रेशन में और नीचे हो गया चेंज टाइम में। और आपने जस्ट अभी पढ़ा कि ये वाली दोनों चीज़ों को अपन किसकी इक्वल लिख सकते हैं? हम इसको यहाँ पर देखो इधर रख सकते हैं के नॉट की इक्वल, यानी डी ए बाई डी टी के बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं? के नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो ग्राफ का स्लोप होता है वो के नॉट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? के नॉट के इक्वल होता है, या रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है इजीली, तो यहाँ पर हमको ये वाली बात ना याद रखनी है। ओके, चलो ये इतना आप राइट कीजिए, उसके बाद आगे नई चीज़ों को समझते हैं जो कि रिलेटेड है अपनी इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, तो अब अपन क्या देखें बेटा? अब अपन देखने जा रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो डाल लूँ मैं यहाँ पे टॉपिक हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन।
हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला बनेगा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए देखो आपका जो मेजर फॉर्मूला था अभी वो क्या बना था, वो था ए इज इक्वल टू था आपका ए नोट माइनस का के नोट टी, या फिर इसको मैं अभी के लिए के टी ही लिखूँ तो ठीक है, क्योंकि अपन कौन सा यहाँ पर कंपेयर करें दो रिएक्शन के कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पर के टी ही अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था जिसको आपको याद रखना है। मैं पहले से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ये है जो आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है टी टाइम के ऊपर, जिसके ऊपर अपन स्टडी करें। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप लिखोगे फॉर हाफ लाइफ, तो यहाँ पर हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50%, यानी वह टाइम जितने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है उसको अपन हाफ लाइफ बोलते हैं। यानी अपन इस इक्वेशन से इस चीज़ को कंपेयर करें तो देखो, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए, कंसंट्रेशन हो जानी चाहिए हाफ लाइफ के ऊपर आपकी कितनी, ए नोट बाई 2, कितनी हो जानी चाहिए, ए नोट बाई 2। ओके, और टी कितने में, उस टाइम को अपन बोलेंगे टी हाफ, या फिर अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इन चीज़ों को यहाँ पर देखो रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस। तो आप यहाँ पर लिख लो बाई इक्वेशन 1। ओके, देखो इधर रिप्लेस करें ना अपन, तो ए नोट बाई 2 इधर आ गया, और यहाँ पर पहले से ए नोट था, इधर माइनस का के टी। ये ए नोट इधर आएगा तो बन जाएगा इधर अपने माइनस का ए नोट, और इधर हो जाएगा माइनस का के टी। यहाँ पर देखो बचेगा माइनस का ए नोट बाई 2, और इधर बचेगा माइनस का के टी। माइनस से माइनस क्या हो गया, रिमूव हो गया ना। और इस टी को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टी हाफ। सॉरी, पहले लिखा नहीं ना मैंने। देखो इधर माइनस से माइनस क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया। इस के को मैं इधर रिप्लेस कर रहा हूँ तो नीचे जाएगा ना, हाँ, क्योंकि आपको टी हाफ चाहिए था। तो ए नोट बाई 2k, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके डियर्स, तो यहीं पर ही एक और छोटा सा टर्म है उसको भी कंप्लीट करें। वो है आपका देखो इधर लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। और किन रिएक्शंस की बात हो रही है, ये सारी की सारी, ये सारी बातें हो रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो देखो लाइफ टाइम का मतलब जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है उसी को लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, पता क्यों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, टाइम इन विच रिएक्शन 100% completes। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन कुछ बचेगी क्या, कुछ नहीं बचेगा भाई। पूरी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर देखो, इसमें ए का मतलब क्या है कि रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बच चुकी है वो यहाँ पर अपन यूज करते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा था, जब हाफ लाइफ पढ़ रहे थे तब यहाँ पर क्या इसकी जगह क्या लिख रहे थे, ए नोट बाई 2, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन का आधा बचा है अभी। लेकिन जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है तो कुछ बचेगा क्या पीछे, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 0, और बाकी टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टी की जगह लिख सकते हैं TLF। क्या लिख सकते हैं, TLF, यानी टी लाइफ टाइम। ओके, तो इन सब चीज़ों को अपन रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 1 के द्वारा। बाई इक्वेशन 1 लिख दूँ ना इधर, बाई इक्वेशन 1 रिप्लेस करते हैं। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 0, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास देखो ए नोट की जगह तो ए नोट ही है, और इधर हो जाएगा सॉरी ए नोट माइनस का के टी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए नोट इज इक्वल टू के टी, और आपको तो TLF चाहिए ना, तो
एल एफ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास टी एल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए नोट बाई 2। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रिएक्शन है, देखो इधर इक्वेशन 3। हाँ, यहाँ पर देखो आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को थोड़ा सा कंपेयर करो तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जो टी हाफ है उसका डबल टाइम लग रहा है किसमें, टी लाइफ टाइम में। इसका मतलब आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बता दिया गया कि आधी रिएक्शन होने में 1 मिनट लग रहा है, तो सीधी सी बात है उसको 100% या पूरी होने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा। क्योंकि इधर देखो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें डबल टाइम लग रहा है हाफ के, यानी कम पूरी होने में डबल टाइम लग रहा है हाफ कंप्लीट होने के। तो ये बिल्कुल इजी से कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसको आप यूनिटरी मेथड से हल कर सकते हो। शायद अगले वाला वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस को हल करें यूनिटरी मेथड्स के द्वारा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। तो आपको पहले से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 50% होने में इतना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर 100 में उसका डबल लगेगा। आपको 25 का बोले तो उसका 4x यानी कि 4 गुना किस में लग जाएगा, पूरी होने में लग जाएगा। तो वो सब बातें भी आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, तो इसको आप राइट कीजिए। तो अब थोड़ा सा है ना अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे उनमें जो भी चीज़ें होंगी उनमें ग्राफ्स किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहला ग्राफ है रेट के बीच और टाइम के बीच। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि टाइम कितना ही हो जाए। टाइम में होता क्या है, देखो जैसे जैसे टाइम होता है किसी भी रिएक्शन में तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है, और जिस गति से वो चेंज हो रहा है उसी को अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हम तो पहले ही ये तय कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब टाइम कितना ही हो जाए हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसका मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइम था, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम यहाँ पर आ चुका है लेकिन रेट यहीं पर अटकी हुई पड़ी है। तो ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास रेट और टाइम के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पर बात करता हूँ मैं रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए। तो आपको सीधी सी बात, ये तो सबसे इजी ग्राफ है कि रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। यानी कि आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ चुकी, कंसंट्रेशन में इतना चेंज आप कर चुके हो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वही की वही है, ऊपर गई और ना ही नीचे आई, ना तो ऊपर गई और ना ही नीचे आई। यहाँ पर थर्ड ग्राफ आपके पास वो है इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो आपने अभी सबसे देखो एक मेजर फॉर्मूला आपके पास ये था जो आपको याद रखना है हमेशा, इसी के द्वारा आप देखो इधर किसके बीच है, ए नॉट के बीच और किसके बीच, टाइम के बीच। तो ये ग्राफ है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और टाइम के बीच। तो आपको पता है टाइम जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और उसके बाद जो है कंसंट्रेशन है वो घटने लगती है। ओके, यहाँ पर देखो इस ग्राफ से आपको स्लोप पूछा जाएगा, तो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टेन थीटा के। और अपन पहले ही देख चुके हैं इसका ग्राफ किसके इक्वल होगा, वो होगा के रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, जिसको अपन के नॉट बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगला ग्राफ आपके लिए वो है टी हाफ और ए नोट के लिए। तो टी हाफ का फॉर्मूला आपके पास आया था, अभी क्या था, ए नोट बटा 2k, किसके किसके बीच पूछा है, ए नोट के बीच और टी हाफ के बीच पूछा है। तो देखो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ आएगा सीधा, ग्राफ के आएगा सीधा। तो यहाँ पर इसकी स्लोप हम देखना चाहे तो पहले से तय कर चुके, के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वही टेन थीटा, और टेन थीटा के इक्वल यानी 1/2k, किसके इक्वल होगा 1/2k। ये आप याद रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और ए नॉट में जो स्लोप होगी वो होगी 1/2k की। ओके, प्रोडक्ट बी और टाइम, ये देखो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा अपन देखें कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो जब टाइम जीरो था यानी टाइम टी नॉट के ऊपर कंसंट्रेशन ए की मैक्सिमम थी, उस वक्त प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट बना ही नहीं कुछ। लेकिन टाइम टी के ऊपर, टाइम टी इज इक्वल टू टी के ऊपर जब टाइम टी हुआ उस वक्त थोड़ा सा रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है जिसको अपन अक्स बोल सकते हैं। तो बचा हुआ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन इधर लिख रहे अपन, तो वो क्या हो जाएगा A0 माइनस का अक्स। अब यहाँ पर आपके पास जो मेजर फॉर्मूला था यहाँ पर कौन सा था, A इज इक्वल टू A0 माइनस का KT। तो इसमें A की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ही तो आपको लिखनी है, वो कितनी है A0 माइनस अक्स। तो मैंने यहाँ पर देखो इसमें A0 माइनस अक्स लिखा, यहाँ पर A0 की जगह A0 और KT की जगह KT है। अब यहाँ पर देखो इधर, यहाँ पर A0 से A0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अक्स इज इक्वल टू KT। अक्स इज इक्वल टू KT। आपको पूछा किसके बीच है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ही तो बता रहा ना। यहाँ पर देखो इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बता रहा है और टाइम को बता रहा है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा आएगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा आएगी, और इसके लिए आप स्लोप देखना चाहो तो स्लोप वही किसकी इक्वल होगा, tan थीटा की इक्वल होगा, और वो किसकी इक्वल होगा, ये पूरी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट की इक्वल होता है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, ओके। और आगे वाले वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। वीडियो आते ही आप वीडियो को देख लीजिएगा। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपनी जर्नी को पूरी ईमानदारी के साथ तय करते रहिए। और एक बात ना मेरी हमेशा याद रखना कि दुनिया आपको कुछ भी बोले, लोग आपको कुछ भी बोले, लोगों के परिणाम कुछ भी बोले, लोगों की मेहनत कुछ भी बोले, आप लोगों की किसी बात को देखकर अपनी पावर को, अपने पोटेंशियल को डिसाइड ही मत करना। ये मत देखना वो कितने साल से लगा हुआ है या फिर उसने कितना क्या किया, आप छोड़ो उस बात को। आप बस खुद से मत हारना, फिर दुनिया आपको कभी नहीं हरा पाएगी, ओके। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।